संपूर्ण भारत के छात्रगण जो 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं उनके लिए बायोलॉजी विषय से लाजवाब ज्ञानवर्धक वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली श्रृंखला मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपके सामने हाजिर हो गया हूं। सुनील जी खाटी बिहारी, अब तक यदि आपने सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, भैया सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा अपना चैनल। अरे तोहार का पन चैनल या बाहो, एक सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपना मित्र दोस्त यार के बतावा। तोहार एको रुपया तोरा के नहीं खेलागी, अहाँ के 1 रुपया एम नहीं लागत, 8 आना पाए नहीं लागत अहाँ के, बस सब्सक्राइब करियो, घंटी वाला बटन पर टिप कर दियो। अच्छा ठीक, चलिए। ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द ऑल ओवर द इंडिया those are studying in the 12th class, please do subscribe the सुनील जी खाटी बिहारी। इस बार मैं जो चैप्टर का नाम प्रस्तुत कर रहा हूं बायोलॉजी का चैप्टर, उसका है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य उसी से संबंधित ये हर छात्र को जानना चाहिए और आपके वस्तु इसमें बेहतरीन आपका रोचक ज्ञानवर्धक और हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, साथ में इंटरमीडिएट के लिए। चलिए शुरुआत में करता हूं। यौन संचारित रोग या इसके लिए अंग्रेजी में कौन शॉर्ट वर्ड प्रस्तुत किया जाता है, कौन सा शॉर्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है एसटीडी। एसटीडी कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, हिंदी में यौन संचारित रोग। इसका अर्थ यह होता है कि जो बीमारी इसमें गलत ढंग से यदि हम यौन संपर्क बनाते हैं तो उस स्थिति में, असुरक्षित ढंग से यौन संपर्क बनाते हैं तो उस स्थिति में हो सकता है मैथुन या संभोग के द्वारा यह संचारित होता है, एसटीडी। अगला कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का एक और नाम क्या है? तो इसका एक और नाम, यह दूसरा वस्तुनिष्ठ है, इसका एक और नाम है वेनरल डिजीज। इसको हिंदी में कहते हैं रतिज रोग। ऐसा रोग जो मान लीजिए रतिज कह सकते हैं कि रात में कुछ गड़बड़ सरबर करने वाला रोग। तो मान लीजिए गुड्डा गुड़िया का खेल ज्यादातर राते में होता है, तो उसी में जो है इसका नाम शुरू में पड़ गया रतिज रोग। तो ठीक, अब तीसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि कुछ महत्वपूर्ण एसटीडी रोग के बारे में बतलावे। तो सुजाक, गनोरिया या सिफिलिस, हर्पिस, हेपेटाइटिस और सबसे महत्वपूर्ण है एड्स। चौथा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न, ये आ गया, इस बार कोई नहीं रोकेगा, यदि नहीं आया तो हम अपना मोच काट के फेंक देंगे। तैयार हो जा गणेश, तैयार हो जा। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी, एस से सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न इस चैप्टर का, ये सब पूछिए तो ये अमिताभ बच्चन है। एचआईवी वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यून वायरस। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, इस चैप्टर का सच पूछिए तो यह कैटरीना कैफ है। एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो एड्स एचआईवी वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न कि पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न, एड्स शरीर के किस चीज को प्रभावित करता है? तो एड्स शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। एड्स वास्तविक में क्या है? ये आपको एक शरीर की दशा है कि जब प्रतिरक्षा तंत्र इतनी कमजोर हो जाएगी, जब CD4 काउंट्स 200 से भी कम हो जाएगा, तो शरीर में जो भी रोग होगा, चाहे खांसी हो, न्यूमोनिया हो, बुखार हो, चाहे किसी भी तरह का पेट खराब हो, वो ठीक ही नहीं होगा। प्रतिरक्षा तंत्र समाप्त हो गई, उसी को एड्स रोग कहते हैं। अच्छा, अब 7वां प्रश्न, एड्स रोग के चिकित्सा के लिए किस चीज का इस्तेमाल, किस तरह के दवा का इस्तेमाल करते हैं? तो ART, क्या? एंटो रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, ART का इस्तेमाल करते। एड्स रोग पूर्ण रूपेण ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन एड्स रोग में यदि दवा खाते हैं, नियमित दवा खाते हैं, तो फिर आप समान उम्र तक जी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ये बीमारी हो ही नहीं, सबसे बड़ा चीज है, सबसे बड़ा। अच्छा, अब 8वां प्रश्न, एड्स रोग होने का क्या क्या कारण है? तो एड्स रोग होने का कारण है, प्रथम तो इसमें असुरक्षित यौन संबंध सबसे बड़ा कारण, दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में गड़बड़ी, तीसरा गर्भवती मां यदि उसका उपचार ना किया जाए तो उससे हो सकता है, चौथा गर्भवती मां जब उसका प्रसव हो जाता है तो बच्चा यदि उसका दूध पीता है तो उस स्थिति में भी हो सकता है यदि उसको उपचार ना किया जाए। इन चार में
8वां प्रश्न, क्या एड्स रोग हाथ मिलाने, उसके साथ खाने, उठने बैठने से भी हो सकता है? जी नहीं, इससे नहीं हो सकता। अगला, हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका उत्तर है, इसका आंसर है, हेपेटाइटिस रोग शरीर के लीवर को प्रभावित करता है। अच्छा, जेनाइटल हर्पिस ये किस तरह का रोग है? ये यौन संचारित रोग है। जेनाइटल मीन्स की जनन अंग में, हर्पिस मीन्स की फोका फोका से इसमें हो जाता है, लाल लाल उसमें दाना और फोका उसमें हो जाता है। उसका एगो सच पूछे तो उसमें पस रहता है, नोचने की टेंडेंसी चले आते हैं, तो उसको हम इसमें कहते हैं जेनाइटल हर्पिस भी कहते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये क्षमा चाहता हूं, आईवीएफ इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म आईवीएफ का, इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हिंदी में इसको पात्र निषेचन कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि शरीर के बाहर, शरीर के भीतर जैसे ही स्थिति में निषेचन करा देना, इसके बाद फिर भ्रूण स्थानांतरण उसमें कर देना। बहुत सारी महिलाएं होती है, या मान लीजिए कुछ पुरुष होते हैं जी, इसमें तो महिलाओं गर्भ धारण नहीं कर पाती है किसी कारणवश, चाहे पुरुष का दोष हो चाहे महिला का दोष हो, तो उनके कृत्रिम ढंग से उनके बाहर में इसमें शुक्राणु और अंडाणु को इसको मिला करके और तब फिर कृत्रिम निषेचन करा करके और फिर वहां डाल दिया जाता है इसको। अच्छा, अब आईवीएफ की एक अन्य नाम क्या है? इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गणेश जल्दी बोल, थोड़ा मारबो 10 गिनबो, एक टेस्ट ट्यूब बेबी भी इसको कहते हैं। ठीक, अब ZITF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ZITF का फुल फॉर्म होता है, Z से जायगोट, I से इंट्रा, F से फेलोपियन और T से ट्रांसफर, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, IUT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अब और चलते हैं, अब हम आपको अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में भ्रूण हत्या क्या अपराध है? उत्तर, जी हां बिल्कुल है, बिल्कुल भ्रूण हत्या अपराध है यदि उसको किसी चिकित्सीय कारण से न किया जाए तब। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न, अब हम लगभग 11वें प्रश्न तक पहुंच चुके। एबॉर्शन यदि चिकित्सीय रूप से जरूरी भी है तो कितने सप्ताह तक के कम की अवधि के बच्चे का किया जा सकता है? तो 12 सप्ताह से कम उम्र के बच्चे को किया जा सकता है। 12 सप्ताह से जितनी अधिक उम्र का बच्चा होगा उतना ही खतरनाक होगा, मां के भी जीवन के लिए खतरनाक है और बच्चे के लिए तो खैर है ही है। ठीक, अब ये कि जानबूझ करके यदि कोई गर्भ का पता लगाता है कि ये पुत्र है कि पुत्री है और उसमें तो उसको सरकार की तरफ से क्या, सरकार की तरफ से कठोर दंड का प्रावधान है, कठोर दंड का। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, महिला नसबंदी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो महिला नसबंदी को ट्यूबोकेटोमी नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं नलिका उच्छेदन, नली को बंद कर दिया जाता है। पुरुष बांध्याकरण का क्या नाम है अंग्रेजी में शब्दावली? तो इसको वैस्कोटोमी कहते हैं। चल निमोचिया रमेश तोरे से पूछ रहे हैं पुरुष बांध्याकरण को क्या कहते हैं? तो वैस्कोटोमी कहते हैं। अच्छा, चल रजिब्बा मुर्गा कट तोरे से पूछ रहे, मुर्गा कट रजिब्बा तू बोल, महिला नसबंदी को क्या कहते हैं? इसको ट्यूबोकोटोमी कहते हैं। बहुत बढ़िया, ट्यूबोकोटोमी कहते हैं। बहुत खुशी की बात, तुमको 80% नंबर आएगा। इसको ट्यूबोकेटोमी कहते हैं। ठीक अच्छा, अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न आ गया भैया, आ गया। ये सहेली क्या है? तो सहेली महिला गर्भ निरोधक गोली है। फॉर हंस रहा है रमेश हंसे, मारबो 10 गिनबो, एक महिला गर्भ निरोधक गोली है। ठीक, अच्छा, अगला ये आपको बतलाना है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, ये लाजवाब प्रश्न, ये गर्भ निरोधक गोली में किस किस चीज के संयोजन से बनाया जाता है? तो गर्भ निरोधक गोली प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के संयोजन से बनाया जाता है। चल बोल, रघब्बा तोरे से पूछ रहे हैं, ये बतला बकरा कट रघब्बा तू बोल कि इसमें गर्भ निरोधक गोली में क्या क्या चीज मिलाया जाता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मिला जाते हैं। अच्छा ठीक, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि गर्भ निरोधक गोली कितने दिन
जैसे मान लीजिए कि ये गोली कितने दिन प्रतिदिन ली जानी चाहिए, तो 21 दिन तक प्रतिदिन ली जानी चाहिए, माहवारी के प्रथम 5 दिन, और इसको कह सकते हैं प्रथम 5 दिन पहले या 5 दिन से मान लीजिए आप शुरू कर दीजिए। और तो ठीक है, इसका यही है। और गोली समाप्ति के बाद यदि ठीक 7 दिन के बाद ऋतुस्राव हो जाए तो फिर से ही आप उसी तरह से उसको चालू कर दीजिए। अब चलिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न इस चैप्टर का, ये इस चैप्टर का साथ पूछिए तो ये आपकी करीना कपूर है। ये कॉपर टी क्या है? तो कॉपर टी महिलाओं का एक गर्भ निरोधक प्रणाली है। उसमें ऐसा होता है कि कॉपर टी लगा दिया जाता है, जिसमें महिला जब तक वो गर्भ धारण नहीं करना चाहती है तो उसको कॉपर टी जो होता है उसको उसके अंदर डाल दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये अंदर जाकर के गर्भाशय में अंदर कॉपर का आयन छोड़ता है, शुक्राणु की गतिशीलता बढ़ जाती है, निषेचन की क्षमता इसके कारण जो हो जाती है कम हो जाती है, भ्रूण का रोपण अनुपयुक्त हो जाता है। अब आईयूडी किसको कहते हैं? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, आईयूटी कहते हैं। ये योनि मार्ग में, लड़कियों के जो गर्भधारण का मार्ग रहता है योनि मार्ग में, उसी में लगा दिया जाता है, इसलिए इसको इसमें कि गर्भाशयी युक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशयी युक्ति भी इसको कहते हैं। चलो भैया, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। अब और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, लाजवाब की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद हम लोग कि अभी जो है परिवार नियोजन का एक शब्द चलता है, वो क्या है? तो हम दो हमारे दो, माने तोरा मियां आ बीवी आ एगो टिन्नी एगो मिन्नी। अच्छा, आने वाले दिनों में सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है जनसंख्या नियंत्रण का? तो हम दो हमारे एक, माने कि यदि तू पति है पत्नी है, अरे तू 12वां में पढ़ रहा है रे, तो आज न कल तो पति पत्नी बनबे न करेगा। अरे रजीबा हंसेगा, मारबो मारबो ठुसी मुंह तोड़ देबो। हाँ, तो आज न कल तो तोरा विवाह होगा, तो हम दो हमारे दो, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के लिए बाद में हो जाएगा हम दो हमारे एक, माने पति पत्नी आ एगो टिन्नी जन्म लो कि मिन्नी जन्म लो, बस ऑपरेशन करा लेना है, लेकिन अभी हम दो हमारे दो। ठीक, इसके बाद कहता है गर्भ निरोधक। अच्छा, अब ये बतलाइए कि विवाह की वैधानिक आयु भारत में क्या है? सब आदमी जानते हैं। तो लड़कों के लिए विवाह की वैधानिक आयु कितना है? जल्दी बोल, गणेश बातों से पूछ रहे, मार बहु 10 गिन बहु 1, ठीक है, तो इसका है 21 वर्ष। चल चल, अब तू बोल निमोचिया, रजीबा तोरा से पूछ रहे हैं लड़कियों के लिए विवाह की आयु कितनी है? 18 वर्ष। बारे बारे बारे, ठीक है रजीबा, तोरा 80% नंबर आवेगा। ठीक है, अब चल कि ये कि 2001 के जनगणना के अनुसार वृद्धि दर लगभग कितनी थी 2001 का? हालांकि ये डेटा आपका पुराना है, अब तो 2021 आने वाला है, लेकिन फिर भी जो आपके पुस्तक में दी गई उसके अनुसार मैं बोल रहा हूं 1.7% है। इस ढंग से 1000 में 17 व्यक्ति का बढ़ेगा और 33 वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। अच्छा, उस अनुसार से, इसलिए इसको घटाना जरूरी है। अच्छा, भारत में 2020 तक कितनी जनसंख्या का निर्धारण आपके पुस्तक अनुसार किया गया है? 1 अरब 30 करोड़ के आसपास, जो आपके इसमें है। अच्छा, अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न लाजवाब प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, और ये कि जनसंख्या 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग कितने अरब थी? तो 2 अरब। चल, बकरा कट तोरे से पूछ रहे हैं, बकरा कट रमेश तोरा से पूछ रहे, जल्दी बोल, 1900 तक में भारत इसमें विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 2 अरब। और सन 2000 तक इसमें विश्व की जनसंख्या कितनी बढ़कर के हो जाएगी? उत्तर जान लो, 6 अरब। क्या है? 6 अरब। चल संजैया तोरे से पूछ रहे, मुर्गा कट संजैया तू बोल। हाँ, 6 अरब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, उसमें औषध अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये दिन नहीं पूछेगा तब तैना हाथ काट करके फेंक देंगे, एकदम तैयार हो जा। हाँ, तो ये औषध अनुसंधान केंद्र सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थापित है? लखनऊ में स्थापित है। लखनऊ में स्थापित है, बिल्कुल सही, लाजवाब। और इसमें अब ये अंतिम प्रश्न जो बेहतरीन प्रश्न है,
और यह प्रश्न पूछने की संभावना भी है कि परिवार नियोजन अथवा परिवार कल्याण की शुरुआत भारत में कब की गई थी? तो 1951 ईस्वी में। चल वे मुर्गा कट तोरे से पूछ रहे हैं, मुर्गा कट जल्दी बोल, रजिब्बा तोरा से पूछ रहे हैं। तो 1951 में 1951 में यह शुरू की गई थी। अच्छा, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जनन स्वास्थ्य समाप्त हुआ। आप इसको 2 बार सुने, जब तक कब्र तक नहीं पहुंचेगा तब तक तुम भूलेगा नहीं। और मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे यही विदा ले रहा हूं और फिर मैं आपको बहुत जल्दी आपको अगले वीडियो में मिल रहा हूं और पुनः मैं आपको वस्तुनिष्ठ की लाजवाब आपका लेक्चर सीरीज प्रस्तुत करूंगा। जय बिहार, जय भारत।